Welcome to Code and Capital. एक डांसर, स्टॉक मार्केट और 20 लाख डॉलर। सुनने में अजीब लगता है ना, खासकर तब जब उस डांसर को मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये कहानी है निकोलस डावस की, और आज हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने ये कमाल किया कैसे। जरा सोचिए, साल है 1958, जगह हांगकांग का एक होटल का कमरा। निकोलस डावस को एक टेलीग्राम मिलता है और उस पर लिखा था 1300 थियोकोल 49 एंड 7/8 में खरीदा गया। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये उस सिस्टम की जीत थी जिसने उन्हें 20 लाख डॉलर से भी ज्यादा कमा कर दिए। लेकिन इस जीत तक पहुंचने का सफर वो बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा था। तो चलिए इस कमाल की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, निकोलस डावस कोई फाइनेंशियल विज़र्ड नहीं थे, वो तो दुनिया के सबसे मशहूर डांसरों में से एक थे। और यही बात तो इस कहानी को इतना मज़ेदार बनाती है। एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया का था ही नहीं, और उसने स्टॉक मार्केट के सारे राज खुद ही खोल डाले। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? किसी सोची समझी प्लानिंग से नहीं, बल्कि बस एक इत्तेफाक से। बात है 1952 की। टोरंटो का एक नाइट क्लब डार्विस को एक शो के लिए एक अजीब सा ऑफर देता है। कैश की जगह वो उन्हें अपनी माइनिंग कंपनी ब्राइलैंड के 6000 शेयर देने की बात करते हैं। हर शेयर की कीमत सिर्फ 50 सेंट। डार्विस ने खैर ज्यादा मन से तो नहीं, पर हाँ कर दी और $3000 का चेक भेज दिया, मानो कोई एहसान कर रहे हों। और फिर 2 महीने बाद ऐसे ही बस अखबार पलटते हुए डार्विस की नजर एक चीज पर पड़ी, और वो हैरान रह गए। उनके वो 50 सेंट वाले शेयर $1.90 के हो चुके थे। उन्होंने फौरन बेच दिया। सोचिए, $3000 सीधे सीधे लगभग $8000 बन गए। बस किस्मत का यही एक दाव था जिसने स्टॉक मार्केट में उनकी दिलचस्पी जगा दी। डावस को तो लगा कि भई खजाने की चाबी मिल गई है। उन्हें लगा कि जिंदगी में इतने बड़े मौके से वो अब तक चूक कैसे गए थे। और बस इसी जोश में उन्होंने शेयर बाजार की इस अनजान दुनिया में छलांग लगा दी। अब उनके सफर का जो पहला दौर था ना, उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। वो बस वही सारी गलतियां कर रहे थे जो ज्यादातर नए लोग करते हैं। और हाँ, ये गलतियां उन्हें बहुत बहुत महंगी पड़ी। उनका शुरुआती तरीका तो एकदम ही कह सकते हैं अस्त व्यस्त था। वो नाइट क्लब में अमीर लोगों से जाकर पूछते थे, कोई बढ़िया स्टॉक है क्या? हेड वेटर से टिप्स ले लेते थे। कभी कभी तो बस इसलिए स्टॉक खरीद लिया क्योंकि उसका नाम सुनने में अच्छा लग रहा था। सोचिए, एक ही बार में 25-30 स्टॉक पकड़ के बैठे रहते थे। छोटे मोटे प्रॉफिट पर खुश हो जाते और बड़े बड़े नुकसान को नजरअंदाज कर देते। और नतीजा, एक पूरी तरह से डिजास्टर। ओल्ड स्मोकी गैस एंड ऑयल्स, कैरन माइंस जैसा कि साफ दिख रहा है, हर एक में सिर्फ नुकसान। उनका ये जुआरी वाला अंदाज लगातार उनका पैसा डुबो रहा था। कुछ महीने गुजरे, जब डार्विस ने अपने अकाउंट्स देखे तो एक कड़वी सच्चाई उनके सामने थी। वो लगभग $3000 गंवा चुके थे। ये वो पल था जब उन्हें समझ आया कि सिर्फ किस्मत और टिप्स के भरोसे काम नहीं चलेगा। उन्हें असल में कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। इस एहसास के बाद डार्विस ने ठान लिया कि अब उन्हें अपना तरीका बदलना होगा। उन्होंने कैनेडियन मार्केट का वो जुआ छोड़ा और सीधा रुख किया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, एक ज्यादा सीरियस और जानकार इन्वेस्टर बनने का इरादा लेकर। और उनका ये बदलाव काफी बड़ा था। अब वो अफवाहों और हॉट टिप्स पर नहीं, बल्कि ब्रोकर की सलाह, सेफ स्टॉक्स और कंपनी की कमाई पर ध्यान देने लगे। मतलब उन्होंने खुद को एक जुआरी से एक फंडामेंटलिस्ट में बदलने की पूरी कोशिश की। शुरू में तो लगा कि उनकी नई स्ट्रैटेजी काम कर रही है। पहले 3 ट्रेड में ही उन्होंने $1300 से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन उन्हें एक बात का अंदाजा नहीं था। वो उस दौर में ट्रेडिंग कर रहे थे जो इतिहास के सबसे बड़े बुल मार्केट्स में से एक था। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां लगभग हर स्टॉक ऊपर ही जा रहा था। और इसी वजह से उन्हें एक झूठा कॉन्फिडेंस मिल गया था। और अब हम कहानी के उस सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल गया। डार्विस की असली कामयाबी उनकी जीत से नहीं आई, बल्कि वॉल स्ट्रीट पर मिली लगातार हार के एनालिसिस से आई। यहीं से उनके असली सिस्टम ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी गलतियों से 7 सख्त नियम बनाए। पहला काम, बाहर के शोर को पूरी तरह बंद करो। कोई टिप्स नहीं, कोई अफवाहें नहीं, और ब्रोकर्स पर आंख बंद करके भरोसा तो बिल्कुल नहीं। ये नियम उनकी फिलॉसफी बन गए।
लेकिन उनका असली हथियार वो एक टेक्निकल सिस्टम था जो उन्होंने खुद बनाया। इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया बॉक्स थ्योरी। आइडिया बहुत सिंपल था पर जबरदस्त। वो ऐसे स्टॉक्स पर नजर रखते जो ऊपर जा रहे होते और फिर एक रेंज में आकर ठहर जाते। वो इस रेंज के चारों तरफ एक दिमागी बॉक्स बना लेते। जब स्टॉक की कीमत उस बॉक्स को तोड़कर एक नए ऊंचे बॉक्स में पहुंचती तब वो खरीदते। और सबसे जरूरी बात, वो पुराने बॉक्स के टॉप के ठीक नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते थे ताकि अगर स्टॉक वापस गिरे तो उनका नुकसान कम से कम हो। ये भावनाओं को खेल से बाहर रखने का एक शानदार तरीका था। उनकी ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है। उनकी बॉक्स थ्योरी कंपनी के बारे में थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के मूवमेंट के बारे में थी। उन्होंने शेयरों से इमोशनल अटैचमेंट को पूरी तरह खत्म कर दिया और सारा ध्यान सिर्फ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे लगाया। उनके लिए एक स्टॉक की कीमत का मतलब बस एक ही चीज थी, वो ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है, बस। और आखिर में सोचने वाली बात यह है, डाविस की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबियां ही हमारे सबसे बड़े सबक बन सकती हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल अपना खुद का एक सिस्टम बनाने के लिए करें। और ये सिर्फ शेयर बाजार के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए सच है। सोचिए, क्या एक प्रोफेशनल डांसर वॉल स्ट्रीट के कोड को क्रैक कर सकता है? आज हम निकोलस डार्वस की एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं, जिन्होंने डांस फ्लोर के अनुशासन को शेयर बाजार की दुनिया में उतारा और लाखों कमाए। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। भाई, कोई ऐसा इंसान जो बाजार में अपना लगभग सब कुछ गवा चुका हो, वो भला कैसे न सिर्फ वापसी करता है बल्कि $2 मिलियन कमाने का एक तरह से फूल प्रूफ सिस्टम बना लेता है? ये सिर्फ किस्मत की बात थी या फिर कुछ और? इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं, निकोलस डार्वस, जो पेशे से एक डांसर थे, उनके लिए इस सवाल का जवाब एक बहुत ही दर्दनाक सबक से मिला था। एक ऐसा सबक जिसने हमेशा के लिए उनका नजरिया ही बदल के रख दिया। तो चलिए डार्विस की इस यात्रा के पहले कदम को देखते हैं, एक सिस्टम की खोज। ये वो मोमेंट था जब उन्होंने किस्मत को, आप कह सकते हैं, अलविदा कहा और लॉजिक यानी तर्क को अपना साथी बना लिया। कई बार फेल होने के बाद डार्विस को एक बात साफ साफ समझ आ गई थी। उन्होंने खुद इस बारे में लिखा भी है, मैं अपने काम को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। और बस यही वो सोच थी जिसने उन्हें जुए वाली मानसिकता से हटाकर ज्ञान की राह पर ला खड़ा किया। तो डार्विस के सामने दो रास्ते थे। पहला था फंडामेंटल अप्रोच, मतलब कंपनी की हेल्थ देखो, उसकी कमाई जांचो, वगैरह वगैरह। लेकिन डार्विस के लिए ये रास्ता काम ही नहीं कर रहा था। और फिर था दूसरा रास्ता, टेक्निकल अप्रोच, यानी कंपनी को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की कीमत और उसकी चाल पर ध्यान दो। और जानते हैं, यही उन्हें अपनी पहली कामयाबी मिली। किसी भी स्टॉक की अजीब सी हलचल को पहचानने के लिए डार्विस ने कमाल की एनालॉजी का इस्तेमाल किया। वो कहते थे, सोचिए अगर कोई बहुत ही शांत दिखने वाली महिला अचानक वाइल्ड डांस करने लगे, हर कोई तुरंत समझ जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई सुस्त सा स्टॉक अचानक से उछलने लगता था, तो ये डार्विस के लिए एक सिग्नल होता था कि यहाँ ध्यान दो, कुछ बड़ा होने वाला है। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, एक और गलती, एक और महंगा सबक। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी गलती से जन्म हुआ उनकी मशहूर बॉक्स थ्योरी का। ये कुछ ऐसा था जैसे अराजकता में कोई पैटर्न खोज लेना। तो ये सबक उन्हें मिला पिट्सबर्ग मेटलर्जिकल नाम के एक स्टॉक से। उन्होंने इसे 67 पर खरीदा, ये सोचकर कि अब ये रॉकेट बन जाएगा। पर हुआ ठीक उल्टा। सिर्फ 10 दिनों के अंदर उन्हें $2000 से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। और तब उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। स्टॉक तो सही था, पर उनकी टाइमिंग वो बिल्कुल गलत थी। और इसी अनुभव से उनकी बॉक्स थ्योरी का जन्म हुआ। इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि स्टॉक की कीमतें यूं ही कहीं भी नहीं जाती। वो अक्सर एक तय प्राइस रेंज, मतलब एक बॉक्स के अंदर ही ऊपर नीचे होती रहती हैं और फिर अचानक एक नई ऊंचे या फिर नीचे के बॉक्स में छलांग लगा देती है। अच्छा, इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 45 और 50 के बीच के एक बॉक्स में है। अब इसकी कीमत 47, फिर 49, फिर 50 तक जाती है और फिर वापस 45 तक गिरकर 47 पर आ जाती है। मतलब जब तक ये इन दो नंबरों के बीच में है, वो एक ही बॉक्स में है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब ब्रेकआउट होता है, मतलब जब स्टॉक अपने मौजूदा बॉक्स को तोड़कर एक नए और ऊंचे बॉक्स में चला जाता है, जैसे 45-50 वाले बॉक्स से निकलकर 50-55 वाले बॉक्स में।
अब कीमतें 48, 52, 55 जैसी दिखने लगती हैं। और डार्वस के लिए यही खरीदने का बिल्कुल सही सिग्नल था। लेकिन क्या हो अगर स्टॉक अपने टॉप पर पहुंचकर थोड़ा सा नीचे आ जाए? डार्वस ने यहां भी अपनी डांसर वाली सोच का इस्तेमाल किया। वो कहते थे ये ठीक वैसा है जैसे एक डांसर ऊंची छलांग लगाने से ठीक पहले अपने घुटनों को मोड़ता है। तो ये कमजोरी नहीं बल्कि अगली बड़ी छलांग की तैयारी थी। अब हम डार्विस की यात्रा के उस मोड़ पर आते हैं जिसने उन्हें सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक सिखाया। ये उनके सिस्टम का आप कह सकते हैं दिल है, एक बड़ा नुकसान और अहंकार की भूमिका। तो कहानी है नॉर्थ अमेरिकन एविएशन स्टॉक की। डार्विस ने इसे खरीदा, उन्हें पूरा यकीन था कि ये 100 के पार तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन स्टॉक गिरने लगा और इस बार उनके अहंकार ने, उनके ईगो ने उन्हें अंधा कर दिया। वो अपनी थ्योरी को गलत मानने को तैयार ही नहीं थे और अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके अपने शब्दों में कहें तो ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। उन्होंने लिखा, मेरे अहंकार ने मुझे काम नहीं करने दिया, मेरी थ्योरी की प्रतिष्ठा दाव पर थी। मैं बस यही कहता रहा कि यह स्टॉक और नीचे नहीं जा सकता। ये एक बहुत ही महंगी गलती थी, लेकिन इसने उन्हें अहंकार की भूमिका के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इसी एक गलती ने उन्हें 6 बेहद जरूरी बातें सिखाईं। उन्हें समझ आया कि बाजार में कोई गारंटी नहीं है और वो अक्सर गलत होंगे। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने अहंकार पर काबू पाना होगा। उन्हें एक डॉक्टर की तरह बिना किसी इमोशन के फैसले लेने होंगे और किस्मत की जगह रिस्क को कम करने पर फोकस करना होगा। इन्हीं सबकों ने डार्विस को एक ठोस और एक्शन लेने लायक सिस्टम बनाने के लिए इंस्पायर किया। तो अब अगला हिस्सा है 4 नियमों का निर्माण, यानी एक इमोशनल शील्ड, एक भावनात्मक ढाल बनाना। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए 4 एकदम क्लियर गोल्स सेट किए। सही स्टॉक चुनो, सही टाइम पर खरीदो, नुकसान को हमेशा छोटा रखो और मुनाफे को बढ़ने दो। बिल्कुल सीधा और सरल। और इन लक्ष्यों को पाने के लिए उन्होंने 4 हथियार बनाए: कीमत और वॉल्यूम का एनालिसिस, उनकी बॉक्स थियरी, ऑटोमैटिक खरीदने के ऑर्डर और हाँ, सबसे जरूरी स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। ये उनका सेफ्टी नेट था जो उन्हें बड़ी गिरावट से बचाता था। मतलब ये एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी थी। अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जहां उन्होंने अपने सिस्टम को सबसे मुश्किल हालातों में परखा: टेलीग्राम से ट्रेडिंग और दूरी का फायदा। सोच कर देखिए, डार्विस पूरी दुनिया में डांस टूर करते हुए टेलीग्राम से ट्रेडिंग कर रहे थे। उनका ऑर्डर बस इतना सा होता था: 200 क्रिसलर 67 पर खरीदे, स्टॉप लॉस 65 पर। इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी से वो वॉल स्ट्रीट को मात दे रहे थे। और कमाल की बात यह है कि ये काम कर रहा था। और इस दूरी का ना एक अनएक्सपेक्टेड फायदा हुआ। डार्विस ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। मैं ये तो नहीं सुन सकता था कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर देख सकता था कि वे क्या कर रहे हैं। ये एक पोकर गेम की तरह था, जिसमें मैं बैटिंग की बातें तो नहीं सुन सकता था, लेकिन मुझे सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे थे। वॉल स्ट्रीट के शोर से, अफवाहों से, डर और लालच से दूर रहना ही यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस दूरी ने उन्हें भावनाओं से एकदम मुक्त कर दिया और सिर्फ अपने सिस्टम पर टिके रहने के लिए मजबूर किया। तो डार्विस की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है: क्या सबसे कामयाब सिस्टम सिर्फ थ्योरी से नहीं, बल्कि अनुशासन और खुद को समझने से बनते हैं? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बाजार को जीतने से पहले हमें अपने मन को जीतना पड़ता है। जरा सोचिए, एक वर्ल्ड क्लास डांसर जो पूरी दुनिया में टूर कर रहा है और उसी वक्त हजारों मील दूर बैठकर वॉल स्ट्रीट से लाखों डॉलर बना रहा है। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये निकोलस डार्विस की असल जिंदगी की दास्तां है। आज हम उनकी उस अनोखी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें स्टॉक मार्केट का एक लीजेंड बना दिया। चलिए, शुरुआत इसी एक हैरान कर देने वाले विचार से करते हैं। हम सबने हमेशा यही सुना है, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। लेकिन डार्विस ने इस नियम को पूरी तरह से उलट दिया। उनका मानना था कि जो स्टॉक पहले से ही ऊपर जा रहा है, उसके और भी ऊपर जाने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। और यही एक सोच उनकी पूरी रणनीति का सेंटर पॉइंट थी। कमाल की बात यह है कि डार्विस की ये सोच किसी बड़ी जीत से नहीं, बल्कि एक बड़ी हार के बाद पैदा हुई थी। 1957 का बेबी बेयर मार्केट एक ऐसा संकट था जिसने उन्हें बाजार को एक बिल्कुल ही नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया।
उनका सबसे बड़ा सबक इस स्लाइड पर साफ नजर आता है। उन्होंने बाजार को दो हिस्सों में देखा। एक तरफ बुल मार्केट, जो शक्तिशाली एथलीटों से भरे एक समर कैंप जैसा है, और दूसरी तरफ बेयर मार्केट, जो एक अस्पताल की तरह है, जहां ज्यादातर स्टॉक बीमार या घायल पड़े हैं। अब सवाल सीधा था, कोई एक घायल एथलीट पर दांव क्यों लगाएगा? और बस यहीं पर उनका वो मेंटल शिफ्ट आया। उन्हें समझ आ गया कि किसी स्टॉक से उम्मीद लगाना या उसके लिए चीयर करने से कुछ नहीं होता। मार्केट की अपनी एक सच्चाई होती है और एक निवेशक का काम उसे अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से समझना है। तो जब बाजार अस्पताल में था, डार्विस बाहर बैठकर बस इंतजार कर रहे थे। और इसी इंतजार के दौरान उन्हें वो शानदार आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ ले आएंगे। और इसी से जन्म हुआ टेक्नो फंडामेंटलिस्ट थ्योरी का। इसका आइडिया बहुत ही स्मार्ट था। पहले टेक्निकल एनालिसिस से उन स्टॉक्स को ढूंढो जो मजबूत दिख रहे हों, मतलब जिनका प्राइस और वॉल्यूम एक्शन बता रहा हो कि उनमें दम है। और फिर सिर्फ उन्हीं को चुनो जिनकी कंपनी के फंडामेंटल्स, यानी कि उनकी कमाई भी तेजी से बढ़ रही हो। इस थियरी को उन्होंने 3 आसान से स्टेप्स में लागू किया। पहला, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो गिरते बाजार में भी मजबूती से खड़े रहें। दूसरा, ये पक्का करो कि उस कंपनी की कमाई साल दर साल बढ़ रही है। और तीसरा, उन कंपनियों पर दांव लगाओ जो भविष्य के इंडस्ट्रीज का हिस्सा हों, जो अभी शुरुआती दौर में हों। डार्विस का एक और बड़ा दिलचस्प नजरिया था। वो स्टॉक्स को फैशन की तरह देखते थे। जैसे कपड़ों का ट्रेंड आता है और फिर चला जाता है, ठीक वैसे ही कुछ इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स का भी फैशन होता है। उनका काम था नए फैशन को जल्दी से पहचानना और उसके आउट ऑफ स्टाइल होने से पहले ही उससे बाहर निकल जाना। खैर, थ्योरी कागज पर तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन असली परीक्षा तो मार्केट में ही होती है। तो चलिए देखते हैं कि डार्विस ने अपनी इस नई मेथड को कैसे आजमाया और उन पहले कुछ ट्रेड्स में क्या हुआ जो वाकई बड़े नर्वस करने वाले थे। उनका पहला दांव था लॉरेलार्ड नाम की एक सिगरेट कंपनी पर। उन्होंने 27 साढ़े पर खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों में स्टॉक गिरकर 26 पर आ गया और उनका ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हिट हो गया। कई लोग तो यहीं हार मान लेते, पर डार्विस ने देखा कि स्टॉक तुरंत संभल गया और उन्होंने ज्यादा कीमत पर दोबारा एंट्री कर ली। ये उनका डिसिप्लिन था। और उस अनुशासन का नतीजा सिर्फ 5 महीनों में $21,000 से भी ज्यादा का मुनाफा। मतलब उनकी थ्योरी में पहला और शायद सबसे मुश्किल टेस्ट पास कर लिया था। अगला टेस्ट था डायनर्स क्लब। ये स्टॉक उनकी चेकलिस्ट पर हर बॉक्स को टिक कर रहा था। एक बिल्कुल नई भविष्य की इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर। डायनर्स क्लब में भी उन्हें शानदार मुनाफा हो रहा था, लेकिन फिर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। स्टॉक की चाल में वो पहले जैसी तेजी नहीं रही। जैसा उन्होंने बाद में लिखा, स्टॉक ने जैसे ऊपर उठने की अपनी इच्छा खो दी थी। उनके पास कोई बुरी खबर नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा प्राइस एक्शन था जो उन्हें असहज कर रहा था। अपनी इसी असहज फीलिंग के कारण उन्होंने $10,000 से ज़्यादा के मुनाफे पर अपनी पोजीशन बेच दी और बाद में पता चला कि उनका ये फैसला कितना सही था। ये उनकी थ्योरी का आहा मोमेंट था। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि अमेरिकन एक्सप्रेस अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, जो डायनर्स क्लब के लिए बहुत बड़ा खतरा था। डार्विस को ये खबर नहीं पता थी, लेकिन स्टॉक के प्राइस एक्शन ने, यानी उनकी थ्योरी के टेक्निकल हिस्से ने, उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने डार्विस को एक गुमनाम ट्रेडर से एक लेजेंड बना दिया। एक ऐसा ट्रेड जिसके लिए उन्होंने अपना ही एक नियम तोड़ने का जोखिम भी उठा लिया। यह कंपनी थी E.L. ब्रूस, जो लकड़ी के फर्श बनाती थी। अब जाहिर है ये कोई भविष्य की इंडस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन इसका प्राइस और वॉल्यूम एक्शन इतना विस्फोटक था, इतना जबरदस्त था कि डार्विस उसे नजरअंदाज कर ही नहीं पाए। और जरा इस चार्ट पर उछाल तो देखिए। कुछ ही महीनों के अंदर ये स्टॉक $18 से रॉकेट की तरह $77 पर पहुंच गया। ये एक अविश्वसनीय दौड़ थी और डार्विस इस पूरी रैली में शामिल थे। लेकिन फिर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। डार्विस उस वक्त कलकत्ता में थे जब उन्हें न्यूयॉर्क से एक टेलीग्राम मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ट्रेडिंग सस्पेंडेड। E.L. ब्रूस में ट्रेडिंग रोक दी गई थी। उस पल के बारे में सोचिए। उनकी सारी जमा पूंजी $60,000 एक ही स्टॉक में लगी हुई थी और अब वो उसे बेच भी नहीं सकते थे। क्या उनका सारा पैसा डूब गया था? क्या ये उनके सफर का अंत था? लेकिन जो एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, वो असल में एक जैकपॉट था।
हकीकत ये थी कि कंपनी पर कब्जे के लिए एक लड़ाई चल रही थी और जिन लोगों ने स्टॉक के गिरने पर पैसा लगाया था, यानी शॉर्ट सेलर्स, वो बुरी तरह से फंस गए थे। अब उन्हें किसी भी कीमत पर शेयर वापस खरीदने पड़ रहे थे, जिससे स्टॉक की कीमत आसमान छूने वाली थी। जब ट्रेडिंग दोबारा शुरू हुई तो उन्हें $100 प्रति शेयर की कीमत ऑफर की गई। ये एक जबरदस्त मुनाफा था, लेकिन डार्वस ने अपने सिस्टम पर भरोसा किया और कहा, मेरे पास एक बढ़ते हुए स्टॉक को बेचने का कोई कारण नहीं है। ये एक अविश्वसनीय अनुशासन था, जब लालच किसी को भी डिगा सकता था। और उनके उस लोहे जैसे अनुशासन का इनाम, उन्होंने अपने शेयर्स औसतन $171 में बेचे और सिर्फ एक ट्रेड से लगभग $3 लाख का मुनाफा कमाया। तो एक डांसर की इस अविश्वसनीय यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए उनकी इस बड़ी जीत के पीछे जो मुख्य सिद्धांत थे, उन्हें जरा संक्षेप में समझते हैं। डार्वस मेथड के ये 5 सुनहरे नियम हैं। पहला, हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला के देखो। दूसरा, गिरते हुए बार्गेन नहीं बल्कि नए हाई बना रहे लीडर्स खरीदो। तीसरा, अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग से दूर रखने के लिए ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। चौथा, अपने मुनाफे को बढ़ने दो और नुकसान को तुरंत काटो। और पांचवा, टिप्स और अफवाहों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के एक्शन पर भरोसा करो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्टॉक मार्केट में सफलता की असली चाबी क्या है? एक परफेक्ट थ्योरी या फिर उस थ्योरी का हर हाल में पालन करने का परफेक्ट अनुशासन? डार्विस की कहानी शायद यही बताती है कि सिद्धांत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, असली जादू तो अनुशासन में ही छुपा है।